Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and this is your physics class. Welcome to the online lectures of Real Scholar School System. This lecture is for class 10th, chapter number 14, current electricity. Review questions आज हमने करने हैं, तो अपनी बुक में चाहूँगा और क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए बिना टाइम ज़ाया किए, बिकॉज एक्सरसाइज थोड़ी डिटेल्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास होगा पेज 91 पे, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टार्ट में ही पहला टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है। इसकी आपने देखें नोट लिखना है ना इलेक्ट्रिक करंट पे, तो आप क्या क्या लिखते हैं, आप डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, उसके अलावा फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे यूनिट लिखते हैं एम्पेयर, इसके आप स्मॉलर यूनिट्स बताएं, स्मॉलर यूनिट्स नेक्स्ट पेज पे बताएं क्या है, एम्पेयर की डेफिनेशन बताएं, ठीक है। 1 कूलम चार्ज पास करेगा अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 एम्पेयर करंट बनेगा। फिर आप उसके पास स्मॉलर यूनिट बताएं इसके, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर। सोर्स बता दें कि बैटरी इज़ द वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द करंट, यानी सोर्स की एडिंग देखिए ये लिखते हैं आप। इसके अलावा आप लिखें इन केस ऑफ मेटल्स करंट कैसे फ्लो करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसके अलावा नेगेटिव चार्जेस, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्जेस। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप लिखें क्या करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप बताएंगे एक बार सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। और आप बता दें सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है वो दोनों की वजह से करता है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी और नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी, ठीक है। तो ये बातें होगी करंट के बारे में। करंट की आपको आपने टेस्ट भी दे दिया, आप लोगों को करंट लिखना आ गया करंट के ऊपर नोट, ठीक है। ये कुछ बातें आपने लिखनी है 4-5। इसके बाद नेक्स्ट आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, जो लिखा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसका आंसर जो है मैंने लिखा है, वो आप लोग देख के यहाँ से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखें, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट। तो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है आपके पास, वो बेसिकली फ़्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस। और कन्वेंशनली नहीं हमने ये किया हुआ है कि हमने पॉजिटिव चार्जेस को, या होल्स आप कहेंगे, होल्स को आपने करंट फ्लो का रीज़न लिया हुआ है, जबकि एक्चुअल में होल्स नहीं है कुछ भी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को आप कह रहे हैं होल्स, यानी पॉजिटिव चार्जेस। डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेगा तो वहाँ पे पीछे क्या रिलीज़ करेगा, अपने 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 साइज़ का एक होल रिलीज़ करेगा, जिसको आप एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कंसिडर करें और पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो होल कहेंगे आप उसको, ठीक है। अच्छा, अब हम लेते हैं एक सर्किट डायग्राम देख लें। इसमें आपने एक लगा दी बैटरी। आपका जो कन्वेंशनल करंट है वो आप कहते हैं वो फ्लो करता है, इट फ्लोज फ्रॉम कन्वेंशनल करंट ये इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यूँ फ्लो करता है, ठीक है आप। और ये कौन सा करंट होता है, बेसिकली होल करंट। इसका दूसरा नाम क्या है, होल करंट। होल करंट मतलब जो होल्स की वजह से फ्लो करे। फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं सर्किट में बेसिकली, बट होल्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो आपके होल्स इधर जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर आएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा अपनी जगह पे, होल। और ख़ुद इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, इधर। अब यही इलेक्ट्रॉन जब इधर आगे जाएगा तो पीछे क्या क्रिएट कर देगा, होल। ख़ुद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होल्स इस तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स यूँ जा रहे हैं देखें सर्किट के अंदर। जो एक्चुअल करंट है आपका, इसको एक्चुअल करंट भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। और जो होल्स हैं वो आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इनको आप होल करंट भी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट दो टाइप्स के करंट हैं जो अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे उसके अपोजिट तरफ होल्स जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट दो डिफरेंट करंट्स हैं। होल करंट को आप कन्वेंशनल करंट कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट को आप एक्चुअल करंट कहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रॉन सर्किट में। अच्छा, इसके ये तो डिफरेंसेस हो गए ना, 2-4 कुछ, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। देखिए मैंने होल करंट को आई एच से रिप्रेजेंट किया जो कन्वेंशनल डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉनिक करंट को मैं आई ई भी लिख सकता हूँ, बट मैंने आई ई लिखने के बजाय उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को यूँ फ्लो करता हुआ दिखा दिया सर्किट में। तो ये डायग्राम आपने एक्जैक्टली एज इट इज़ कॉपी बनानी है बिल्कुल, तब आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये देखें ना, अगर आपसे कोई कंपैरिजन का कहेगा ना इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल, तब आपने बीच में सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी है, ठीक है ना। अदरवाइज आपने डिफरेंसेस लिखने हैं सिर्फ। तो सिमिलैरिटी इन केस ऑफ कंपैरिजन लिखना है। जब आपको कोई कहे ना कि कंपैरिजन लिखो, तो उस केस में आप लिखते हैं डिफरेंसेस भी और सिमिलैरिटीज़ भी, ठीक है। लेकिन अदरवाइज डिफरेंस का केस आएगा तो आपने सिमिलैरिटीज़ नहीं लिखनी फिर।
तो मैग्नीट्यूड एक तो सेम होता है, क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे उतने ही होल्स इधर जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि फिजिकल इफेक्ट दोनों का सेम है, तभी तो देखें हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स असल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने फिर भी कन्वेंशन अपनी बदली नहीं, हमने करंट फिर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लिया। हम चाहते तो अपनी कन्वेंशन बदल लेते ना, हम करंट की डायरेक्शन वापस, जब हमें पता चल गया था कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है तो हम करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव कर सकते थे, बट हमने क्यों नहीं की? क्योंकि हमें पता है दोनों का फिजिकल इफेक्ट सेम है। जब सर्किट करंट गुजरेगा रास्ते में से तो बल्ब ने ऑन ही होना है, अब चाहे इलेक्ट्रॉन्स यूँ जाएँ चाहे होल्स यूँ जाएँ। अब जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे उतने ही होल्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे, तो फिजिकल इफेक्ट दोनों का सेम ही था, इसलिए हमने कन्वेंशनल करंट को ही आज तक इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अपनी बुक्स पे देखें, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ईएमएफ, इज इट रियली अ फोर्स, एक्सप्लेन। तो मतलब इस बात का ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम नाम तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ले रहे हैं, पर क्या वाकई वो फोर्स है, उसका यूनिट न्यूटन है? नहीं। बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो मतलब है वो कुछ यूँ है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने की वाली ताकत या फोर्स, यानी पुश है एक किस्म का, वो जो मजबूर करता है इलेक्ट्रॉन्स को जो सर्किट में कि वो सर्किट में ट्रैवल करें। तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, इट इज़ द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, कि वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो आप किसी चार्ज को देते हैं कि वो चार्ज क्या करे, सर्किट में मूव करे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, सर्किट के अंदर। तो इसको आप या यूँ भी आप कह सकते हैं बैटरी के अंदर, सॉरी, देखो जब आप एक बैटरी बनाएं, यहाँ पे ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये सर्किट है, यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है। जब आपके होल्स की बात करें आप, ठीक है, पॉजिटिव आपका कन्वेंशनल करंट, जब यहाँ से करंट यूँ जाता है, यूँ आता है, यहाँ आता है, तो यहाँ जब एक होल पहुँचता है, यूँ कहें यहाँ होल की बात करें, तो उस होल को इस पॉइंट से उठा के यहाँ तक लोअर से हायर कंसनट्रेशन तक ले जाने के लिए जो एनर्जी ये बैटरी प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, चार्ज क्यू आ रहा है ना पूरे रास्ते यहाँ से ऐसे। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज गिवन बाय द बैटरी फॉर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल या लोअर टू हायर टर्मिनल इज नोन एज ईएमएफ, ठीक है। तो बेसिकली ये फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो एक चार्ज को दी जाती है कि वो सर्किट में फ्लो करने के काबिल हो सके, ठीक है। ये बस चार्जेस को फोर्स करती है कि वो सर्किट के अंदर मूव करें। तो ये इसका फार्मूला है कोई ईएमएफ का, डेफिनेशन आपने लिखी, उसके बाद फिर फार्मूला आप लाजमी लिखें ताकि आपको ये हो, आपने मार्क्स भी तो उनसे लेने हैं बोर्ड से, ठीक है। तो बस गेन करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी जस्ट 2 लाइन्स लिखना काफ़ी नहीं होगा, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा जो है वो आपने अपनी चीज़ को सपोर्टिव बनाना है आंसर को अपने। तो आप यूनिट भी बताएं फिर कि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, बट इसका यूनिट क्या है, वोल्ट्स, जाउल्स पर कूलम्स, ठीक है। तो प्रूफ देने के लिए कि ये फोर्स नहीं है, मतलब अगर हम कोई अब एग्जांपल आप दे दें, एग्जांपल आप इस तरह दे दें कि अगर कोई 10 वोल्ट की बैटरी है तो उसका मतलब ये कि वो 10 जूल एनर्जी देती है पर कूलम चार्ज को, ठीक है। एनर्जी कितनी देती है, 10 जूल्स एक कूलम चार्ज को, 10 जूल्स पर कूलम विल मेक 10 वोल्ट ईएमएफ ऑफ द बैटरी, कि वो बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे लाने के लिए उस चार्ज को 10 जूल्स दे रही है। कितना चार्ज है जी, 1 कूलम चार्ज है, तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा इस बैटरी का, यानी कितना ईएमएफ है इस बैटरी का, फिर अगर 10 जूल्स दे रही है तो 10 वोल्ट ईएमएफ है इसका, ठीक है। 10 जूल्स पर कूलम इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अच्छा, ये तो हो गया जनाब आपके पास ईएमएफ वाले क्वेश्चन का। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14.4 देखिए अपनी बुक से, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल भी है बहुत। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट मैंने यहाँ पे इतने ही लिखे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उनमें से सबसे पहला आप लोग देखें कि आपने अपनी बुक से डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है, मतलब लिख सकते हैं आप, वो भी ठीक है, बट यहाँ पे आप देखें मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। बेसिकली ईएमएफ वो एनर्जी जो कन्वर्ट होती है फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यानी आप किसी भी बैटरी जो होती है ना, बैटरी बेसिकली वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए, केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हुए चार्जेस को सेपरेट करती है और उनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी इज़ नॉट इलेक्ट्रिकल फॉर्म, बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज दी इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब कोई पर यूनिट चार्ज के ऊपर कोई एनर्जी स्टोर हो रही है नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। जब वो बैटरी से पास कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी, तो जो उसको एनर्जी मिल रही है पर यूनिट चार्ज को, वो क्या क्रिएट करी है,
ईएमएफ क्रिएट कर रही है, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी चार्ज बैटरी से लेकर बाद में सर्किट में निकलने के बाद लोड कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा, उसके अंदर जाने के बाद हीट, लाइट, साउंड किसी भी अदर फॉर्म में लॉस कर रही है जो एनर्जी, एक यूनिट चार्ज, ठीक है। यानी देखो ईएमएफ क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज पर कूलम चार्ज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज नोन एज ईएमएफ। यानी जो बैटरी के अंदर हो रहा है काम, लेकिन जो सर्किट के अंदर हो रहा है बैटरी से निकलने के बाद जब सर्किट में जा रहा है चार्ज, तो वो रास्ते में जो एनर्जी डेसिपेट कर रहा है पर कूलम, एनर्जी डेसिपेशन जो है वो क्या है आपके पास, पर यूनिट चार्ज एनर्जी डेसिपेशन क्या है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस V। यानी कितनी एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म से बाकी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो जितना ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट करेगा इसका मतलब वो उसमें उतना ही उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट है, उसमें बल्ब लगा हुआ है, उसमें आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी रख लेते हैं, और ये रास्ते में बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो इसके टर्मिनल्स पे जो चीज़ अपीयर होगी, जब 1 कूलम चार्ज यहाँ से गुजरेगा तो जितनी एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट ये रिलीज़ करेगा, उतना यहाँ पे क्या क्रिएट होगा उस बल्ब के क्रॉस, V पोटेंशियल डिफरेंस। और जितना ये चार्ज यहाँ पहुँचने के बाद जितनी एनर्जी लेके लोअर से अगेन हायर पोटेंशियल पे पहुँचेगा, मतलब 1 कूलम चार्ज जितनी एनर्जी लेके लोअर से हायर पोटेंशियल पे पहुँचेगा, जितनी एनर्जी लेके, तो वो वहाँ पे क्या बनाएगा उसका ईएमएफ, ठीक है। तो जब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है तो हम कहते हैं कि ईएमएफ जनरेट हुआ है। और जब इलेक्ट्रिकल फॉर्म से यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या साउंड, तो हम कहते हैं वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनके फार्मूलाज देखें आप। ईएमएफ का फार्मूला आप लिखेंगे एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, डेफिनेटली यही फार्मूला है, एनर्जी गिवन टू द चार्ज है ये, लेकिन ठीक है। तो चार्ज एनर्जी गिवन टू द चार्ज इज नोन एज ईएमएफ, ये बैटरी ने दी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है, एनर्जी डेसिपेटेड बाय द चार्ज, यानी एनर्जी डेसिपेटेड पर कूलम चार्ज, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जहाँ पे एनर्जी डेसिपेट हुई, आइदर वो किसी अप्लायंस में हुई हो, आइदर वो किसी सर्किट के अंदर रास्ते में हुई हो, वायर के अंदर ही हुई हो, ठीक है। तो एनर्जी डेसिपेशन है। अच्छा, इसके अलावा यानी आप यूँ कहेंगे ये एनर्जी स्टोरिंग है और ये एनर्जी डेसिपेशन है, ये एनर्जी गेनिंग है, ये एनर्जी रिलीजिंग, इस तरह का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके अलावा ये थ्रू द बैटरी मूव करते हुए जो चार्ज स्टोर हो रहा है किसी भी चार्ज के अंदर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है, और ये जो सर्किट के अंदर है, ये देखो ये बैटरी में ईएमएफ और ये सर्किट में ईएमएफ। सब सर्किट में कोई अप्लायंस हो, चाहे कोई दो वायर के दरमियान ही कोई 2 टर्मिनल्स हो, वायर के ही मतलब सिर्फ कंडक्टर हो सिर्फ, तो ये एनर्जी डेसिपेशन है पर कूलम चार्ज वाइल मूविंग थ्रू द सर्किट, और ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन है थ्रू द बैटरी ऑफ 1 कूलम चार्ज। अच्छा, अब ईएमएफ क्या करता है, ईएमएफ प्रेजेंट होता है एट द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी और एनी करंट सोर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होता है कहीं पे भी हो सकता है, बैटरी के टर्मिनल्स पे भी, लेकिन किसी भी सर्किट के अंदर भी हो सकता है, मतलब किसी बल्ब के अक्रॉस, किसी फैन के अक्रॉस, किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस, या किसी भी 2 पॉइंट्स इन द सर्किट के दरमियान, सर्किट के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स लें, उनमें भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, अगर यहाँ रास्ते में एनर्जी डेसिपेशन हो रही है तो। अच्छा, फिर इसके अलावा मतलब आप यूँ कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी हो सकता है, बैटरी समेत कहीं भी, किसी भी अप्लायंस के क्रॉस, लेकिन ईएमएफ सिर्फ कहाँ होगा, बैटरी या किसी भी करंट सोर्स के क्रॉस होगा ईएमएफ, क्योंकि वो सिर्फ ताकत दे रहा है चार्जेस को, बाकी सब चीज़ें तो ताकत ले ही रही हैं, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं ईएमएफ जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है बैटरी के टर्मिनल्स पे, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तब भी प्रेजेंट होता है ईएमएफ। यानी बैटरी के पास तो वो सलाहियत है ना चार्ज को मूव करवाने की, हाँ वो अलग बात है कि आप उससे चार्ज मूव करवा ही नहीं रहे, वो आपकी मर्जी, लेकिन जब आप चार्ज को मूव करवाना शुरू करेंगे तब जो अपीयर होगा बैटरी के ही टर्मिनल्स पे इवन, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी जब आप बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर, यानी ये आपकी बैटरी आ गई, ये उसका एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जब आप इसके टर्मिनल्स के ऊपर वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट विदाउट एनी फ्लो ऑफ करंट, तो आपको क्या शो होगा, यहाँ पे ईएमएफ शो होगा। लेकिन अगर आप इस बैटरी के साथ पहले कोई रेजिस्टेंस या कोई लोड लगाते हैं
ठीक है। अब लोड लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोई एनर्जी डेसिपेशन होगी, ठीक है। तो एनर्जी डेसिपेशन का मतलब है अब क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, सॉरी ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर यहाँ ना लगाएं, सॉरी ये तो सीधा सीधा रास्ता है करंट के लिए। वोल्ट मीटर आप लगाएं अब बैटरी के टर्मिनल्स पे, अब जो यहाँ पे शो होगा वो आपको शो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि अब करंट जो है वो ड्रॉ हो रहा है। तो बैटरी से ड्रॉ होने का मतलब ये है कि अब यहाँ से चार्जेस फ्लो करके गुजर रहे हैं, कोई एनर्जी डेसिपेशन हो रही है रास्ते में, तो अब जो बैटरी के टर्मिनल्स पे अपीयर होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब सर्किट कोई नहीं करंट ड्रॉ कर रहा था सर्किट के अंदर से कोई भी चीज़, तो बैटरी के टर्मिनल्स पे क्या था, ईएमएफ, ठीक है। अभी हम देखते हैं इस चीज़ को कि ईएमएफ और टर्मिनल बैटरी के ही टर्मिनल्स पे ईएमएफ और बैटरी के ही टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसे हो रहा है। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे, ये हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा ये देखें, हमेशा ये ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड होगा बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है भाई, इसे भी देख लेते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा स्मॉलर होगा मैग्नीट्यूड में ईएमएफ से बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब ये क्या बात है इंटरनल रेजिस्टेंस वाली, तो यहाँ पे आ जाएं। एक चीज़ और मैं भूल गया बताना, सिमिलैरिटीज़ देख लें कि इन दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट जूल पर कूलम यानी आपके पास वोल्ट्स या जूल पर कूलम वोल्ट्स, और दोनों वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने से ही फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करोगे बैटरी के टर्मिनल्स पे तभी ईएमएफ मिलेगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में ही कनेक्ट करोगे किसी भी अप्लायंस के क्रॉस तब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यानी कनेक्शन वोल्ट मीटर का पैरेलल में होता है, चाहे पोटेंशियल मैयर करना हो चाहे ईएमएफ, दोनों मैयर भी वोल्ट मीटर से किए जाते हैं, ये भी सिमिलैरिटी है। और दोनों का यूनिट भी वोल्ट्स है, ठीक है, ये भी सिमिलरिटी है, जूल पर कूलम जूल पर कूलम। अच्छा अब जो मैंने बात की कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बैटरी के ही टर्मिनल्स पे, इस बात का क्या मतलब है, तो इस बात को सिंपली इस तरह लेंगे कि जब आपकी बैटरी ने चार्जेस को सेपरेट करके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचा दिया तो उसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट हो गया, बात ख़त्म हो गई, 10 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हो गया, ठीक है। अभी कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, सर्किट लगा ही नहीं हुआ, ये नहीं है सर्किट, तो ये बैटरी यहाँ पैरेलल में, तो बैटरी के टर्मिनल्स पे क्या आ रहा है जी, ईएमएफ आ रहा है, ठीक है, ईएमएफ शो कर रहा है बैटरी। अभी तक कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ था, कोई बैटरी को मजीद मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। अब क्या होगा, अब जब आप सर्किट को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, लोड लगा दिया आगे, अब करंट ड्रॉ होना शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है, अब चार्जेस यहाँ आ रहे हैं, अब बैटरी को बार बार मेहनत करनी पड़ रही है इनको उठा के दोबारा हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए। ये फिर हायर पे बेचती बैटरी, ये फिर यहाँ से घूम के लोअर पे आ जाते हैं, फिर बैटरी हायर पे बेचती, फिर लोअर पे आ जाते हैं, तो बैटरी को मेहनत करनी पड़ रही है साथ साथ। तो अब बैटरी को जब साथ साथ मेहनत करनी पड़ रही है तो कुछ एनर्जी बैटरी की ज़ाया हो रही है। क्यों ज़ाया हो रही है, क्योंकि दरमियान में और पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा इंटरनली, तो उस रेजिस्टेंस को अगर मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो इसका मतलब है कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी आएगा रेजिस्टेंस की वजह से। देखो यहाँ पे भी तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है, तो बैटरी के अंदर भी आपको रेजिस्टेंस है, ओवरऑल बैटरी के अंदर है, ये तो मैंने उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया ना, तो बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कोई, तो वहाँ पे भी कोई वोल्टेज ड्रॉप आएगी जिसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल वी आर से, ठीक है, ये स्मॉल वी आर, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, ये कितना होगा, ये थोड़ा सा होगा 1 वोल्ट तक तकरीबन। तो ईएमएफ कितना था जी, 10 वोल्ट। अब क्या हुआ, जब मेहनत करनी पड़ रही है बैटरी को भी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है बैटरी के अंदर भी 1 वोल्ट का। तो अब जो बैटरी के ओवरऑल टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल अपीयर होगा वो कितना होगा, वो 9 वोल्ट्स होगा। क्यों, क्योंकि 1 वोल्ट अंदर ही ड्रॉप हो गया ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब बैटरी से करंट फ्लो होगा उस वक्त जो टर्मिनल्स पे चीज़ अपीयर होगी वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, सर्किट कनेक्ट ही नहीं है, तो उस टाइम जो बैटरी के टर्मिनल्स पे अपीयर हो रहा है वो क्या है आपके पास, ईएमएफ, ठीक है। ये कैसे ज़ीरो हो रहा है जी, क्योंकि देखें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वी आर क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर, आर स्मॉल है इसलिए आर लिखा है मैंने स्मॉल। जब आई फ्लो नहीं कर रहा, आई ज़ीरो है तो वी आर भी ज़ीरो हो जाएगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ज़ाया होगा, यानी तो ईएमएफ 10 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर इसकी इक्वेशन बना लें, नहीं आती ये बात भी, अगर इक्वेशन बना लें तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज टर्मिनल बाहर ओवरऑल वी, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, टोटल ईएमएफ 10 वोल्ट माइनस जो इंटरनली ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट, तो टोटल बाहर कितनी आ जाएगी, 9 वोल्ट, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
और EMF, इनके दरमियान ये रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखें 14.5, इसमें कह रहा है एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। तो ये लास्ट क्वेश्चन अभी देखें, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी एक्सरसाइज करते हैं। और पहले मैं बता दूं एक चीज़ और, कि ये जो क्वेश्चन 12, 13, 14 है ये इंक्लूड नहीं है आपके कोर्स में, ये आप कैंसिल कर दें बुक से, ठीक है। 12, 13 एंड 14 ये आप अपनी बुक से काट दें, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ये इंक्लूड नहीं है। अच्छा, आते हैं 14.5 पे। यहाँ पे कह रहे हैं ओम्स लॉ एक्सप्लेन करें और इसकी लिमिटेशन बताएंगे, क्या हद है इसकी या क्या इसकी लिमिटेशन है कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि 1827 के अंदर जो आपके पास एक जर्मन फिजिसिस्ट था, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओहम था। इसने क्या किया था, एक बुक भेजी थी जिसमें इसने कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कंप्लीट नोट। उस अंदर इसने कहीं अपने इस फेमस लॉ का जिक्र भी किया था कि जो आप बुक से उसकी डेफिनेशन देख लें, बुक पे आपकी ओहम्स लॉ की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वहाँ से आप लोग देख लें कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दी टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये आप लोग मतलब अपनी बुक पे जाएँ, ओहम्स लॉ पेज नंबर 97 पे देखें, लिखी हुई है ना डेफिनेशन, वहाँ से आप देखेंगे। उसी में लिमिटेशन भी एक्सप्लेन हुई है, लेकिन हम उसको सेपरेटली लिख रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इक्वालिटी में लाया तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ r, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जो जिसका यूनिट ओहम्स होता है। और ये भी कहा गया कि बेसिकली कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जितनी वोल्टेज देंगे उतनी ही करंट फ्लो करेगा, तो हमेशा v/i की रेशो क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। v/i विल बी अ कांस्टेंट विच इज़ नेम्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका यूनिट क्या आ जाएगा जी, वोल्ट, वी का वोल्ट, आई का एम्पेयर्स, वोल्ट्स ओवर एम्पेयर विच इज़ ओहम्स, वी वोल्ट्स पर एम्पेयर इज़ ओहम्स, इसको OHMS लिखते हैं ओहम्स, ठीक है। इसके बिगर यूनिट्स भी होते हैं, किलो ओहम्स, मेगा ओहम्स, ठीक है। बेशक आप उनका जिक्र ना भी करें कोई इशू नहीं। तो बेसिकली जो बात है वो ये है कि v/i यानी v और i की रेशो सेम रहती है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बना लूँ तो एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ। आपने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में v होता था यहाँ पे और यहाँ पे टाइम होता था, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आती थी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जब वेलोसिटी मिलती तो ये ग्राफ किसका होता था, स्ट्रेट ऐसे कांस्टेंट स्पीड का ना। क्यों कांस्टेंट स्पीड क्यों होती थी कि v इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो सेम इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, तो आपके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपके पास क्या है, v कांस्टेंट था। अब यहाँ पे v की जगह क्या है आपके पास, r है, डिस्टेंस की जगह v वोल्टेज है और टाइम की जगह करंट। तो इक्वल वोल्टेज बढ़ने पर इक्वल करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब r भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट का ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। कांस्टेंट ग्राफ आता है ओहमिक मटेरियल्स के लिए, ओहम्स लॉ का कांस्टेंट ग्राफ ऐसे बनता है। फिर लिमिटेशंस पे आ जाए। लिमिटेशन सिंपल स्टूडेंट्स ये हैं कि ये ओहमिक मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई होता है, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनका, देखो हम बात कर रहे हैं v/i की रेशो कांस्टेंट रहना, r रहना। तो ऐसे मटेरियल्स जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, अगर मैं कुछ वोल्टेजेस चेंज करूं तो जितनी वोल्टेज चेंज होगी उतनी करंट में चेंज आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि r कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि v/i की रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो ऐसे मटेरियल जिनका r कांस्टेंट रहता है उनके ऊपर ये अप्लाई होता है, मतलब उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। दूसरी बात, आपकी डेफिनेशन में ये चीज़ एक्सप्लेन्ड है कि फिजिकल कंडीशंस मस्ट नॉट बी चेंज। क्यों, क्योंकि आपने फैक्टर्स पढ़े थे, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। तो लेंथ और एरिया यानी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कंडक्टर, इन दो को चेंज नहीं करना आपने, अदरवाइज आपका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए वो चेंज नहीं करनी। और साथ ही एक नई आज आपको चीज़ पता लग रही कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह सेकंड ईयर में इस चीज़ की डिस्कशन हम करेंगे, अगर आप मेरे साथ रहे तो ये जो है टेम्परेचर चेंज करने से और कंडीशन चेंज करने से जो है ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। तीसरी आखिरी, और भी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, बट आखिरी आप तीसरी अपने लेवल के लिहाज से देख लें कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन सेमीकंडक्टर्स या गैशियस कंडक्टर्स या गैशियस मटेरियल्स, ठीक है। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये याद करें, देखें बुक में चीज़ नहीं है। ओहम्स लॉ को ज़रा यहाँ से लिख लें तो आपके लिए बेहतर होगा। डेफिनेशन सिर्फ बुक से देखनी है आपने, बाकी इसको यहाँ से लिख लें। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है मैंने बता दिया आपको, बाकी के क्वेश्चन नंबर 14.6 से 14.11 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।